हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 20th of जुलाई और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ब्लैक सी। देन हम देखेंगे गगनयान मिशन के बारे में। साथ ही हम देखेंगे डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 के बारे में देखेंगे कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे भारत का पहला डिजिटल नोबेड विलेज कौन सा है और लास्ट में हम देखेंगे 2025 में पेन प्रिंटर प्राइज किसने जीता है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लैक सी। सो यहाँ पर काला सागर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि काला सागर से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्लैक सी इज अ लैंडलॉक्ड सी बॉर्डर्ड बाय 6 countries। एंड सेकेंड, इट कनेक्ट्स टू द मेडिटेरेनियन सी थ्रू द बास्पोरस स्ट्रेट एंड द सी ऑफ मरमरा। And third statement, the Danube, Dniester, and Nile River drains into the Black Sea. तो आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लैक सी से संबंधित जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the Black Sea, an almost landlocked inland sea, is bordered by 6 countries that share its strategic and economic importance. So these nations are Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, and Georgia. The sea plays a crucial role in regional geopolitics, trade, and energy routes, making the cooperation and tension among these bordering states particularly significant. So the Black Sea connects to the Mediterranean Sea via Bosporus Strait and connects Black Sea to Sea of Marmara. And Sea of Marmara connects to Aegean Sea via the Dardanelles Strait. So this is the natural maritime route from the Black Sea to the Mediterranean. इसके साथ ही अगर हम रिवर्स की बात करें तो डेन्यूब एंड नीस्टर both flows into the Black Sea, but Nile River flows into the Mediterranean Sea, not the Black Sea. आप ध्यान रखेंगे ब्लैक सी की जो 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to the गगनयान मिशन। तो यहाँ पर गगनयान मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गगनयान मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2030। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, it is being implemented by ISRO with support from DRDO and Hindustan Aeronautics Limited. And third statement is, Vyom Mitra, a female-looking humanoid robot, will be sent on an unscrewed mission prior to the crewed flight. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है गगनयान मिशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So Gaganyaan is not a lunar mission. It aims to send Indian astronauts to low Earth orbit at about 400 kilometer altitude, not to moon. So there are no official plans under Gaganyaan to reach the moon by 2030. So the Gaganyaan mission is led by ISRO with crucial technological support from DRDO, like for life support, crew module involvement, etc., and Hindustan Aeronautics Limited. So this organization is involved in manufacturing critical components like crew module structures. व्योममित्रा के बारे में बात करें तो it is a semi-humanoid robot developed by ISRO and it will be on board one of the uncrewed Gaganyaan missions to simulate human conditions and test life support and safety systems. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the new digital attendance system in the Lok Sabha, consider the following statements. So यहाँ पर लोकसभा में नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सिस्टम कंप्लीटली रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। And second, attendance can only be marked using a biometric thumb scan to ensure authenticity. And third, the multimedia device used for attendance also serves other legislative functions such as accessing agenda papers. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो लोकसभा में नया डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The manual register will remain temporarily available to ensure a smooth transition and to accommodate MPs who may face issues with the new system, and it is not an abrupt and complete replacement from the very start. So the system offers multiple methods for authentication, not just biometrics. MPs can mark their attendance using a biometric thumb scan, a PIN-based login, or by tapping their iCard. So this flexibility is designed to make the system user-friendly. The multimedia device is an integrated terminal. Besides being used for marking attendance, it is also the portal through which members of parliament can access session agenda, documents, and division lists, making it a central tool for their legislative work within the chamber. So this integration improves parliamentary efficiency. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has become the first woman director general of the Railway Protection Force. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महानिदेशक हैं हाल ही में नियुक्त की गई हैं वो कौन है। आपके ऑप्शंस हैं किरण बेदी, सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा या फिर अरुणा सुंदरराजन।
आपको बताना है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये बनी है सोनाली मिश्रा। आप देख सकते हैं Sonali Misra, a senior IPS officer, has become the first woman Director General of the Railway Protection Force. So her appointment was approved by the Appointments Committee of the Cabinet, and she will take the charge from Manoj Yadav and serve until October 2026. So she is an IPS officer from the Madhya Pradesh cadre, currently ADG in State Police. इनके करियर की बात करें तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन बीएसएफ कमांडर ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब इन 2021. She headed BSF formations in Kashmir as Inspector General and also led BSF intelligence wing and later became ADG in BSF. इसके साथ ही अगर हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 1957 में एंड देन इट गॉट arrest powers in 1966 and became armed force in 1985. So RPF ensures safety of railway stations, trains and passengers across India. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में आरपीएफ की नई डीजी नियुक्त की गई हैं सोनाली मिश्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the World Youth Skills Day 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिजिंग एजुकेशन गैप्स, सेकंड स्किल्स फॉर ग्रीन जॉब्स, थर्ड यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, या फिर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। तो यहाँ पर आपसे विश्व युवा कौशल दिवस के विषय के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस वर्ष की थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। आप देख सकते हैं World Youth Skills Day is observed every year on 15th of July, declared by the United Nations General Assembly in 2014 and then first observed in 2015. And its purpose is to highlight the importance of skills development for employment, decent work, and entrepreneurship among youth. इस वर्ष की थीम आपने देखी, इस वर्ष की थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। So AI and digital literacy are now central to modern education, training, and job readiness. So World Youth Skills Day supports the broader goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. So it strongly aligned with the SDG 4, ensures inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. So it also echoes the vision of the UN Declaration of Education 2030. आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 15th ऑफ जुलाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
was India's first digital nomad village inaugurated? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गैंगटोक, पाक्योंग, याक्तिन या फिर नामची। सो यहाँ पर आपसे डिजिटल नोमेड विलेज के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला डिजिटल नोमेड विलेज जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये किया गया है यक्तिन में। आप देख सकते हैं India's first digital nomad village was inaugurated in Yakutin, Sikkim, located in Pakyong district. The initiative promotes remote work living and it was launched by the Pamin Lepcha MLA and department advisor. So the project is a joint effort by Pakyong administration and Sarvahitai NGO. So Nomad Sikkim aims to attract digital nomads from India and abroad. Village offers high-speed Wi-Fi and a peaceful, eco-friendly environment. So this initiative supports sustainable tourism and local livelihoods. The first digital nomads have already started staying and working there. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का पहला डिजिटल नोमेड विलेज जो है वो इनॉग्रेट किया गया है सिक्किम के येकेतन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 2025 पेन पिंटर प्राइज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, लीला आबुलेला, चिमामांडा अदिची या फिर एलिफ शफाक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पेन पिंटर प्राइज 2025 जीता है लीला आबुबेला ने। आप देख सकते हैं Leila Aulila, a Sudanese Scottish writer, wins the 2025 Pen Painter Prize. So, the award given by the English pen from writing on faith, migration, and Muslim women. और इनके जो नॉन नॉवेल्स हैं वो हैं द ट्रांसलेटर जो कि 1999 में आया था, देन मीनारेट इन 2005 एंड रिवर स्पिरिट इन 2023। So she is born in Cairo, raised in Khartoum, Sudan, and now lives in Aberdeen, Scotland. And her works are translated into 15 languages and studied in universities. She is also the first winner of the Kane Prize for African Writing and also won the Saltaire Fiction Book Award and Scottish Book Awards. So she is an honorary professor at the University of Aberdeen. The Pen Pinter Prize, named after Harold Pinter, began in 2009 and it honors authors who speak truth to power. और जो पास्ट विनर्स रहे हैं उनकी बात करें तो वो रही हैं अरुंधति रॉय इन 2024, सलमान रुश्दी इन 2014, चिमामांडा नागोजी अदिची इन 2018। सो आप ध्यान रखेंगे 2025 में पेन पिंटर प्राइज की विजेता रही हैं लीला आबुलेला। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।